हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीएल। मैं पंकज बर्मेचा, फाउंडर ऑफ एपीएल एंड फाइनेंस की राह में आपका दोस्त। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं कि एक बिजनेस को जीएसटी के पोर्टल पे कैसे रजिस्टर किया जाता है, एक बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मैं ये सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके ब्राउजर पे आना होगा। ठीक है, आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको आपका ब्राउजर ओपन करना होगा और जैसे आप ब्राउजर ओपन करते हो, आपको यहां पे टाइप करना है gst.gov.in। आप gst.gov.in अगर टाइप करके एंटर करते हो तो आपके सामने यहां पे खुलेगा जीएसटी का पोर्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोल लो, रिटर्न फाइलिंग का पोर्टल बोल लो, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टू जीएसटी यहां से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जैसे ही आपने ये पोर्टल ओपन किया तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। इन सारे ऑप्शंस की बात हम आने वाले हमारे कोर्स में आगे करते ही रहेंगे, लेकिन आज हमको हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड लिमिटेड रखना है। तो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए हमको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको होम का बटन दिख रहा होगा और उसी के बाजू में सर्विसेज का पोर्टल बटन आपको दिख रहा है। इस पोर्टल आपको कुछ नहीं, इस सर्विसेज के पोर्टल पे बटन पे सिर्फ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने नीचे और कई सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उसमें एक है, पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है पेमेंट्स, तीसरा है यूजर सर्विसेज, रीफंड्स, ई वे बिल और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो हमको, मैं वापस बोल रहा हूं कि ये सारे ऑप्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कोर्स में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन पे मेरा कर्सर लेके आता हूं तो नीचे और तीन ऑप्शंस आपके सामने विजिबल हो जाते हैं और वो है न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन और तीसरा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के इसमें हम रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन के इसमें हमको अगर कुछ क्लैरिफिकेशन फाइल करना है तो वो उसमें उस बटन पे क्लिक करके होगा। लेकिन आज क्या है क्लैरिफिकेशन, क्या होता है क्लैरिफिकेशन, इसका डिस्कशन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूं तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप जो है ये दो सब स्टेप्स बोल सकते हैं आप इसको। इसके दो और स्टेप्स है इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। एक तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, उससे ये स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद स्टेप 2 चालू हो जाएगा, जिसको हम पार्ट बी ऑफ फॉर्म बोलते हैं। सर, ये जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, क्या ये कोई फॉर्म फाइल कर रहे हैं अपन? तो हाँ बेटा, ये फॉर्म फाइल हो रहा है। इस फॉर्म का नाम है GST-REG-01। क्या बोलते हैं हम इसको? GST-REG-01। ओके, तो यहां पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। क्या आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो या आपको पूछेगा वो टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ठीक है, ये दो ऑप्शन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने आ रहे हो किसी बिजनेस का, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में पहले ये सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। ये डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे ही अपन प्रोसीड करेंगे तो आपको ओटीपी मांगा जाएगा और जैसे ही आप वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दोगे तो आपका एक TRN नंबर, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, ये क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद पार्ट बी फाइल करने के लिए हमको इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर की मदद लगने वाली है। यहां पे हमको वो नंबर फिल करना होगा और फिर ये जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा एंटर करके प्रोसीड करना होगा, तो अपन पार्ट बी पे आ जाएंगे। लेकिन अभी ध्यान से समझना, मैं ऑलरेडी यहां पे मेरा क्रिएट कर चुका हूं, टेम्पररी रेफरेंस नंबर मेरे पास है, मैं उसी से आपको आगे प्रोसीड करके बताने वाला हूं। लेकिन पहले ये बता देता हूं कि हमको ये कैसे फाइल करना है, मतलब ये कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको वो पूछेगा आई एम क्या हो आप, तो हम यहाँ पे जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। आप टैक्स पेयर हो, आप टैक्स डिडक्टर हो, आप टैक्स कलेक्टर हो या आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमको बेसिकली कोई भी अगर एक बिजनेस होगा, नॉर्मल सा बिजनेस होगा सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो वो टैक्स पेयर होता है। वो पार्टनरशिप का भी अगर होगा तो टैक्स पेयर ही होता है। टैक्स कलेक्टर, टैक्स डिडक्टर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। इसकी बातें मैं वापस बोल रहा हूँ कि हम कोर्सेस में करने वाले हैं, हमारे इन डिटेल सारे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो अभी हमको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं टैक्स पेयर पे सिलेक्ट करता हूँ, वो सेकंड क्वेश्चन अपने को पूछता है आपका स्टेट कौन सा है, मतलब किस स्टेट
से आपका बिजनेस बिलोंग करता है। तो हमको हमारा स्टेट यहाँ पे डालना होगा, तो ऑब्वियसली स्टेट है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र को, आपका कोई भी स्टेट होगा तो आप उसको चूज कर सकते हो। मेरा स्टेट महाराष्ट्र, मेरे बिजनेस का स्टेट महाराष्ट्र है, तो मैंने महाराष्ट्र ये जैसे ही टाइप कर दिया, मेरे सामने महाराष्ट्र का ऑप्शन आ गया। मुझे इस ऑप्शन पे बस क्लिक करना है, क्लिक कर दिया तो उसने महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लिया है। अभी वो पूछ रहा है कि बॉस महाराष्ट्र में आपका बिजनेस है, ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट मेरा पुणे है, मैं यहाँ पे पुणे टाइप करके एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने पुणे को एंटर कर दिया तो वो नेक्स्ट मेरे को पूछेगा आपका लीगल नेम ऑफ द बिजनेस क्या है। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा है एज मेंशन्ड इन पैन। तो बॉस सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ना बिजनेस की पहचान खुद सोल प्रोप्राइटर होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जो है वो उसके सोल प्रोप्राइटर के पैन कार्ड से पहचाना जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप का सेपरेट पैन कार्ड निकलता है, कंपनी के केस में कंपनी का सेपरेट पैन कार्ड निकलता है। इनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस किससे पहचाना जाता है, उसका ओनर यानी सोल प्रोप्राइटर से और उसी के पैन से। तो यहाँ पे मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, तो मुझे यहाँ पे मेरा नाम एज मेंशन्ड इन पैन कार्ड, आपके पैन पे जो आपका नाम प्रिंट होके आया होगा वो नाम मुझे यहाँ पे डालना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो ये मैं मेरा नाम डाल रहा हूं, आपको आप जिसके भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करने वाले हो उसका नाम डालना होगा। तो ये रहा नाम। इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं तो नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है मेरे को, मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर यानी मेरा पैन नंबर। ये पैन नंबर जो है ना दोस्तों, ये 10 अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस का होता है। इसमें पहले पांच जो लेटर मतलब 5 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 4 नंबर्स होते हैं और उसके बाद एक लेटर होता है। ऐसा ये 10 डिजिट्स का बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो जैसे मेरा पैन नंबर है, ये मैंने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे मेरा ईमेल एड्रेस डालना है, तो मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद वो मुझे पूछेगा मोबाइल नंबर, तो मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल दूंगा। और ये मोबाइल नंबर डालने के बाद वो मुझे कैप्चा डालने के लिए बोलेगा। बस इतने ही डिटेल्स आपको डालने हैं। आप टैक्स पेयर हो, हाँ, आप कौन से स्टेट से हो वो स्टेट, आप कौन उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट में, पैन कार्ड के हिसाब से आपका नाम क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये बेसिक डिटेल्स। दिस इज द पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटी REG 01। ये फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाल दो। कैप्चा डालने के बाद आपके सामने होगा ये प्रोसीड का बटन, और इस प्रोसीड के बटन को क्लिक कर दोगे तो वो मुझे पूछेगा। अभी देखो मैं APL का प्रमोटर तो हूं, लेकिन मेरे अपने और भी कई बिजनेसेस हैं। जैसे मैं एक जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं, मैं एक जीएसटी में रजिस्टर्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर हूं। और ये जीएसटी में जो भी, जैसे मैंने बोला कि हर एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस उसके पैन कार्ड से पहचाना जाता है, तो वैसे ही मेरा ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर निकला हुआ है, वो है ये देखो यहाँ पे जीएसटी नंबर मेरा। और इसमें क्या बोला है, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, ये देखो यहाँ पे ऊपर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस फॉर और पेंडिंग एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन पैन। तो इस पैन के अगेंस्ट मेरे पास ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है, तो वो बस पूछ रहा है कि आपको, और देखो ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, ये जीएसटी नंबर मेरा क्या है, एक्टिव है, आया ना। तो वो पूछ रहा है कि बॉस आपके पास ऑलरेडी जीएसटी, क्या आपको कंटिन्यू करना है, आपको प्रोसीड करना है, तो मैं बोलूंगा हाँ मुझे प्रोसीड करना है। मैं जैसे ही प्रोसीड कर देता हूं तो वो मुझे ओटीपी मांगेगा। अभी मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी सेपरेट आया है, देखो यहाँ पे लिखा है मोबाइल ओटीपी, और यहाँ पे ईमेल ओटीपी एक सेपरेट आया है, ईमेल ओटीपी। तो मैं सबसे पहले तो मेरे मोबाइल का ओटीपी डाल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया होगा। तो मैं जैसे ही मोबाइल मेरा ओपन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मुझे मैसेज तो कुछ आया नहीं है, 1 मिनट। कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ओटीपी जो है थोड़ा टाइम ले लेते आने के लिए। ये जी हाँ आ गया, 872752, ये मेरा मोबाइल ओटीपी है। अभी मैं मेरे ईमेल पे जाता हूं और ईमेल पे मुझे एक ओटीपी आया होगा। जी हाँ, ईमेल पे भी एक ओटीपी आ चुका है। ये सेपरेट ओटीपी होता है 222666। जैसे ही मैंने ये पुट कर दिया, मैं प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद देखो यहाँ पे बोल दिया गया यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कांग्रेचुलेशंस, आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसका पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद
हम जैसे मैंने बोला था कि ये पार्टी कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्या जनरेट हो जाएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, और वो ये रहा, ये आपका टेम्पररी रेफरेंस नंबर है। हमको इसी के मदद से क्या करना है, आगे हमारा पार्ट भी फाइल करना है। अच्छा, अभी ये जो टेम्पररी रेफरेंस नंबर क्रिएट हुआ है ना, इसकी वैलिडिटी 15 डेज होती है। मतलब गवर्नमेंट ये बोलना चाहती है, जैसे डिपार्टमेंट ये बोलना चाहता है कि बॉस जैसे आपने पार्ट ए फाइल कर दिया ना, जरूरी नहीं है कि आप पार्ट बी लगेज तुरंत फाइल कर लोगे। उसको आपको हो सकता है कि आपके क्लाइंट से आपको डिटेल्स नहीं आए होंगे, अभी तक डिटेल्स आने बाकी है, तो अभी हम क्या करेंगे, आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 15 डेज का टाइम लो, और उसके बाद इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज करके आप आपका पार्ट बी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो जैसे कि अभी तो अपने पास सारी डिटेल्स है, तो अपन अभी क्या कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे तुरंत करने वाला हूं, तो यहाँ पे प्रोसीडर देखो, यहाँ पे लिख के आया कि ये जो टीआरएन नंबर है आपका, यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म बाय माय सेव्ड एप्लीकेशंस एंड सबमिट ऑन जीएसटी पोर्टल पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन। कब तक इसकी वैलिडिटी, कब तक है, विद इन 15 डेज, और यहाँ पे डेट भी आ रही है 14 फेब तक, 14 फेब तक मेरा ये क्या रहने वाला है, वैलिड रहने वाला है। ओके, चलो, तो मेरे को अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखो वापस वो हमारे इस पेज पे लेके आया जो पार्ट ए का फर्स्ट स्टेप था, है ना। हाँ, तो पार्ट ए के फर्स्ट पेज पे जो अपने को दिख रहा था अभी, न्यू रजिस्ट्रेशन या टेम्पररी रेफरेंस नंबर, अभी मुझे बताओ, अगर मेरा टीआरएन जो है वो क्रिएट हो चुका है, तो मुझे इसी टीआरएन का इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं आऊंगा, अभी मैं किस पे आऊंगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर पे, और यहाँ पे हम वो टेम्पररी रेफरेंस नंबर कॉपी कर लेंगे। अरे एक सेकेंड ना, सॉरी, अच्छा टेम्पररी रेफरेंस नंबर कॉपी नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉपी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसका मेल आ जाता है कि आपका टीआरएन क्या है। तो मैं मेरा टीआरएन डाल रहा हूँ, सिर्फ एक सेकेंड रुकना, 272400050047TRN। ठीक है, ये जैसे ही मैंने डाल दिया, यहाँ पे मुझे कैप्चा एंटर करना है, 665010, जैसे ही मैंने इसको प्रोसीड कर दिया, जैसे ही मैंने इसको प्रोसीड कर दिया, तो यहाँ पे मुझे अभी वो ओटीपी मांग रहा है। अभी ओटीपी मांग रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे मेल और ईमेल पे अभी दोनों ओटीपी सेम आएंगे। मेरे को ओटीपी आ चुका है 258619, मैं ये ओटीपी डाल के प्रोसीड कर दूंगा, और ये आपके सामने एक विंडो ओपन होगा जहां पे वो बोल रहा है कि आपके सेव्ड एप्लीकेशंस, आपके सेव्ड एप्लीकेशंस, और मेरे सेव्ड एप्लीकेशंस में देखो यहाँ पे आज की डेट है, क्रिएशन डेट इज 30 जैन, इसका फॉर्म नंबर कौन सा है, GSTREG 01, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका था। ये फॉर्म काय के लिए है, तो एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। इसका वैलिडिटी क्या है, एक्सपायरी डेट 14 फेब है। ये ड्राफ्ट के फॉर्म में है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक्शन बोला है यहाँ पे, एक्शन के नीचे ये देखो आपको एक पेन का बटन दिख रहा होगा, बस वो कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि इस पे क्लिक करो और आपका एप्लीकेशन कंप्लीट करो। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन होगा, और इस विंडो में आप देख पाओगे यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपको बिजनेस डिटेल्स जो है आपके फिल करने हैं। ये जो बिजनेस डिटेल्स है, एप्लीकेशन टाइप न्यू रजिस्ट्रेशन है, ड्यू डेट टू कंप्लीट 14 फेब है, लास्ट मॉडिफाई अब भी का डेट होगा, और प्रोफाइल देखो कितनी परसेंट कंप्लीट है, 0% कंप्लीट है। अभी जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो मेरा ये प्रोफाइल 10% से कंप्लीट होते जाएगा। अभी ये क्या है, तो देखो आगे बढ़ना मतलब ये देख रहे हो, बिजनेस डिटेल्स, उसके बाद प्रमोटर्स के डिटेल्स या पार्टनर्स के डिटेल्स, ऑथोराइज सिग्नेटरी के डिटेल्स वगैरह वगैरह, ये ऐसे टोटल 10 स्टेप्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरिफिकेशन का स्टेप ये एकदम लास्ट स्टेप होगा। जैसे आप वेरिफिकेशन के स्टेप पे आते हो तो आपको दिखेगा 90% कंप्लीट है। वेरिफिकेशन का स्टेप पूरा करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल आपका 100% कंप्लीट दिखेगा, और उसको वेरीफाई करने के बाद जब आप सबमिट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं सबसे पहले क्या है, बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स में वो मेरे को पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस। तो लीगल नेम तो मेरा पंकज अभय बर्मेचा मेरे पैन कार्ड के नाम से था, यस। मेरा पैन नंबर ये है, यस। अब यहाँ पे बोल रहा है डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन, तो पैन डेट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल नॉट अवेलेबल, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ये ऐसे ही रहने दिया तो भी चलेगा। उसके बाद ट्रेड नेम, ट्रेड नेम मतलब आपके बिजनेस का नाम, ट्रेड नेम मतलब आपके बिजनेस का नाम, ध्यान से समझना। लीगल नेम मतलब मेरे जो पैन कार्ड पे नेम प्रिंटेड है वो मेरा लीगल नेम हो गया, इस नाम से मेरे को गवर्नमेंट भी पहचानती है, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली जो डिटेल पैन कार्ड है वो पंकज अभय बर्मेचा के नाम से इशूड है ना। हाँ, लेकिन अभी मैं मेरे बिजनेस को रजिस्टर करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पे मेरे बिजनेस का नाम डालना होगा। हमारा नाम और हमारे बिजनेस का नाम ऑब्वियसली अलग होता है, तो मैं जैसे यहाँ पे AAPL मेरे बिजनेस का नाम है, तो मैं यहाँ पे AAPL डाल देता हूँ, ठीक है। AAPL डाल दे। अच्छा, आपको सर हमको ये ब्लैंक छोड़ना है, मतलब मेरे को मेरा नाम चाहिए, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। अब अगर ब्लैंक छोड़ दोगे तो भी देखो यहाँ पे रेड मार्क है क्या, रेड मार्क नहीं, जहां जहां पे रेड मार्क होता है देखो, जैसे यहाँ पे
ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस जो है ना, इसके यहाँ पे एक रेड मार्क है, मतलब वो कंपलसरी है। तो ट्रेड नेम के वहां पे कोई रेड मार्क नहीं, तो कंपलसरी नहीं, आपने ब्लैंक छोड़ा तो भी चलेगा। लेकिन लेकिन हर एक बिजनेस का अपना एक नाम होता है, आपको उस नाम को वहां पे लिखना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आगे जाके जब भी आप बैंक के लोन के लिए या कोई भी चीजों के लिए अप्लाई करने जाओगे, तो आपका बिजनेस का प्रूफ है ये जीएसटी सर्टिफिकेट, जो भी आप रजिस्ट्रेशन लोगे उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो आपके बिजनेस का प्रूफ है। और उसमें अगर आपका बिजनेस का ही नाम नहीं होगा तो आगे जाके कई सारी दिक्कतों को सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरा आपको यही एडवाइस होगा कि आपको आपका बिजनेस का नाम यहाँ पे डालना है। तो जैसे मैंने मेरा बिजनेस का नाम डाल दिया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस? मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, मैं जो भी बिजनेस करूंगा वो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करूंगा। अगर मान लो मैं एक पार्टनर होता तो मेरा बिजनेस पार्टनरशिप होता, मान लो मैं अगर एक डायरेक्टर होता या शेयर होल्डर होता तो मेरा बिजनेस क्या होता था, कंपनी का होता था। तो बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन नजर आएंगे। तो हमको इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, ये देखना है कहां पे प्रोप्राइटरशिप दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे ये अदर्स के नीचे, पार्टनरशिप के नीचे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे प्रोप्राइटरशिप, मैंने प्रोप्राइटरशिप को क्लिक कर दिया। ठीक है, यही अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो तो आप वहां पे क्या लिखोगे, पार्टनरशिप। यही अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हो तो आप वहां पे क्या लिखोगे, मतलब क्या चूज करोगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और भी कई सारे ऑप्शन है, वापिस एक बार कोर्स में आगे धीरे धीरे इसके रिलेटेड सारी बातें करेंगे। आते हैं वापिस अपने प्रोप्राइटरशिप के रजिस्ट्रेशन पे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है एडिशनल ट्रेड नेम, आपके बिजनेस का कोई दूसरा नाम भी है क्या, कोई एडिशनल ट्रेड नेम है क्या? तो बॉस नहीं है, उसको ब्लैंक छोड़ दो, अगर होगा तो पुट कर देना। उसके बाद वो पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है पुणे। उसके बाद इन ऑप्शंस को ना आपको ब्लैंक छोड़ना है। इन ऑप्शंस को आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन ये और सेकंड ऑप्शन ये, इसको आपको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ना है। सर क्यों? तो ये एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपन, यहाँ पे वो पूछ रहा है क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो क्या? नहीं, हम रेगुलर टैक्सेबल पर्सन है, हम कैजुअल नहीं है, तो इसलिए इसको अपन सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आप कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या? तो हम कंपोजिशन के लिए नहीं, वापस मैं बोल रहा हूँ, हम रेगुलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपोजिशन नहीं है, तो इसकी वजह से कंपोजिशन को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल टैक्स पेयर? तो बॉस उसके लिए आपको हमारे कोर्स को एनरोल करना पड़ेगा। ये सारी बातें, ये सारी चीजें एक एक करके आपके साथ इन डिटेल, इन डेप्थ मैं डिस्कस करने वाला। यस अच्छा, मेरे बारे में तो बताना ही भूल गया, मैंने तो बोल दिया कि मैं प्रमोटर हूँ एपीएल का। जी हाँ, मैं प्रमोटर हूँ। मेरा एक ऑफिस है बर्मेचा एंड एसोसिएट्स के नाम से, जो एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैं। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसको वाइंड अप करने तक की सारी जितनी भी सर्विसेज है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। पिछले 10 सालों से मेरा ये बिजनेस है, पिछले 10 साल से मैं कई सारे क्लाइंट्स का बिजनेस रजिस्टर करवा चुका हूँ, बिजनेस रेज करवा चुका हूँ, बिजनेस स्टार्ट से लेके बिजनेस एंड तक की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो जी हाँ, मेरे को आपको जीएसटी के रिलेटेड, मेरे को आपको टैली के रिलेटेड, मेरे को आपको इनकम टैक्स के रिलेटेड, मेरे को आपको टीडीएस के रिलेटेड सारी नॉलेज प्रोवाइड करने में इतनी आसान है। और मैं पिछले 10 सालों में कई स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर चुका हूं। कई स्टूडेंट्स एपीएल का सीएटीए कोर्स एनरोल करके आज बहुत अच्छे पोजीशन में है। बस उसी लिए अभी आप भी इस वीडियो में बने रहो, और अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल किया है सीएटीए कोर्स को तो आप प्लीज और प्लीज और प्लीज एनरोल करो, इसमें आपका ही फायदा है। जी हाँ, आपके करियर को एक नई उड़ान मिलने वाली है। और मैं जैसे कि बोलता हूं कि फाइनेंस की राह में आपका दोस्त हूं। आपको जिधर भी कभी भी प्रॉब्लम आएंगे, नॉट ओनली ड्यूरिंग द कोर्स, आप कोर्स लेने के बाद जब जॉब पे चल जाओगे और वहां पे भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बस मुझे आपको एक फोन करना है या आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर देना है। आपकी सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। अभी देखो, जैसे कि जीएसटी में हमारे पास है ना टर्नओवर के लिमिट्स होते हैं। मतलब क्या सर? तो देखो, अगर एक नॉर्मल ट्रेडर है, महाराष्ट्र से बिजनेस कर रहा है, स्टेट वाइज टर्नओवर होता है, स्पेशल स्टेट से और बाकी के स्टेट से। स्पेशल स्टेट्स जैसे हमारा आसाम हो गया, ये हमारा स्पेशल स्टेट है, ऐसे जहां पे इतने बिजनेसेस नहीं, ठीक है। और बाकी स्टेट्स जहां पे अच्छा खासा बिजनेस होता है, ओके। तो बाकी मतलब जो नॉर्मली जो लिमिट बोल सकते हैं अपन, वो है एक ट्रेडर के लिए 40 लाख और एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए 20 लाख। तो अगर आपका टर्नओवर अभी तक 40 लाख नहीं हुआ है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपका टर्नओवर 20 लाख नहीं हुआ है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप इस लिमिट को टच कर लेते हो कोई भी साल में, तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, और आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो सर अगर हमारा टर्नओवर 40 लाख नहीं है, हमारा टर्नओवर अगर 20 लाख नहीं है और हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो नहीं ले सकते क्या? तो ले सकते हैं। उसके लिए हमको रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वॉलंटरी। हम अपनी इच्छा से इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे वो रीजन पूछ रहा है और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वॉलंटरी बेसिस।
मैं क्या ले रहा हूँ, वॉलंटरी बेसिस। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो बॉस नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है ऐसा बताना है हमको। हमको जिस मंथ में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना उसी मंथ की कोई तो डेट लेनी है। मैं जैसे आज 30 तारीख है तो मैं 29 ये डेट ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, 29। चलो एक काम करते हैं 26 जनवरी लेते हैं, रिपब्लिक डे अपना, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। यस, तो 26 जन 2024 से मैं मेरा बिजनेस, ध्यान रखना जिस मंथ में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसी मंथ का कमेंसमेंट डेट लेना। अगर आप उसके पहले कर लेते हो ना बॉस, आपके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, आगे जाके नोटिस आ सकते हैं। मैं उसमें अब भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या बताएंगे, जिस मंथ में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उस मंथ की कोई भी डेट ले लो। जैसे मैंने 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन डेट ली 26 तारीख। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो आप उसके डिटेल्स डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन वाले इसमें किधर भी रेड मार्क नहीं है, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें से कोई भी एक आइटम चूज कर लेते हो तो इसके आगे का रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपको कंपलसरी हो जाता है। तो अपने पास तो कोई नहीं, अपन तो ऐसा बोल रहे हैं कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। उसके आगे ये मेरे को पूछ रहा है डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रेड नेम, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कोई है तो उसका सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट आपको ऐड करना है यहाँ पे चूज फाइल करके। लेकिन मेरा कोई भी नया बिजनेस है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, ये मेरा पहला रजिस्ट्रेशन है, तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूं, ये आ जाता है इस पेज पे प्रमोटर और पार्टनर्स की डिटेल्स। ठीक है, प्रमोटर और पार्टनर्स की डिटेल्स पे जैसे आता है तो यहाँ पे देखो प्रोफाइल मेरा कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल मेरा 10% कंप्लीट हो गया। प्रोफाइल मेरा कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 10% कंप्लीट हो गया। अभी इस पेज पे आओ, इस पेज पे आने के बाद वो मेरे को पूछ रहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ऑफ प्रोप्राइटर, डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर डालने, मतलब मालिक की डिटेल्स, ओनर की डिटेल्स डालने। तो डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ गया मेरा नाम, मेरा मिडिल नेम, मेरा लास्ट नेम। उसके बाद पैन कार्ड पे आपको आपके फादर का नाम भी दिखेगा, तो बस आपको यहाँ पे आपके फादर का नाम भी डालना है जो पैन में मेंशन्ड है। तो मेरे पैन में मेंशन्ड कौन सा नाम है मेरे पापा का, वो ही डालूंगा मैं, तो वो है AB अभय, और लास्ट में सीधा सर नेम बर्मेचा। पापा के नाम में अगर आपने मिडिल नेम नहीं डाला तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ, तो मुझे मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो ये मैंने मेरा डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद आगे चलते हैं मोबाइल नंबर, तो वापस मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, तो मैं मेरा ईमेल एड्रेस, मेरे बिजनेस का अगर कोई ईमेल एड्रेस है तो मैं मेरे बिजनेस का ईमेल एड्रेस डालूंगा इसमें। ठीक है, यस। हाँ, अगर मेरे बिजनेस का कोई नंबर है तो ये मैं मेरे बिजनेस का नंबर डालूंगा, लेकिन अभी मेरा ही नंबर मेरे बिजनेस का नंबर है और मेरा ही ये ईमेल एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे आप कोई भी ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, जरूरी नहीं जो फर्स्ट इसमें डाला था वही डालना है, नहीं आप सेपरेट डिफरेंट डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो इसीलिए वही ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। यस, ओके। उसके बाद जेंडर, प्रोपराइटर का जो भी जेंडर होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन या स्टेटस, अभी मेरा स्टेटस इस बिजनेस में क्या है, तो मैं प्रोपराइटर हूँ, ओनर नहीं डालना है। प्रोपराइटर ओनर है लेकिन अपन इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर, तो हमको यहाँ पे प्रोपराइटर डालना है। अगर मान लो यही आपका फॉर्म पार्टनरशिप का होता तो आप पार्टनर बोल के आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे बताते। उसके बाद अगर कंपनी के डायरेक्टर हो आप, तो आप यहाँ पे डायरेक्टर बोल के डालते हैं, और डायरेक्टर डालते तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक होता है जिसको अपने को एमसीए के वेबसाइट से मिलता है, अपने को अप्लाई करना पड़ता है हर एक डायरेक्टर को। तो वो डायरेक्टर, कंपनी के केस में अभी कुछ नहीं, तो इसको ब्लैंक, ब्लैंक छोड़ने के बाद वो पैन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। आधार नंबर अपने को यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, आगे जाके आधार वैलिडेशन होने वाला है उस टाइम पे ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद मेरे को यहाँ पे मेरा एड्रेस डालना है, तो इसमें ना मैं देखो यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस में मैं यहाँ पे नीचे मेरा पिन कोड डाल दूंगा 412210। जैसे ही मैंने ये पिन कोड डाल दिया तो यहाँ पे आ गया शिरूर महाराष्ट्र। तो बस मैं मेरे पिन कोड के हिसाब से यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये रख दिया। कुछ भी रख दो बेसिकली, अगर आपका लोकेशन गूगल पे है तो वो पिक कर लेगा। मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया है वो सारी चीजें। यहाँ पे सिर्फ मुझे बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर डालना है।
तो मान लो मेरा बिल्डिंग नंबर ये है, मैं ये डाल देता हूं, और यहाँ पे अभी देखो डॉक्यूमेंट अपलोड में मुझे मेरा फोटो, प्रोप्राइटर का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी सारे जो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से और किस फॉर्मेट में चाहिए और क्या साइज में चाहिए, वो सारी बातें बताऊंगा। यहाँ पे जैसे इमेज चाहिए तो मैंने इमेज को सिलेक्ट कर दिया मेरे, और यहाँ पे वो अपलोड हो गया। ध्यान रखना इमेज ये सिर्फ और सिर्फ जेपीईजी फाइल में चाहिए होगा, और 500 केबी 100 केबी इसका साइज होगा, 100 केबी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आपने आपका फोटो निकाल रखा है, पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, तो उसका वो 100 केबी से ऊपर का होगा, तो आपको उसको कंप्रेस करना होगा। तो मेरा भी 100 केबी से ऊपर ही था, मैंने उसको कंप्रेस कर दिया। जैसे मैंने कंप्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखो अटैचमेंट आ गया है फोटो के नाम से, ठीक है। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ऑथोराइज सिग्नेटरी। अभी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपके बिजनेस का, तो आपके बिजनेस का ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन होगा? प्रोप्राइटरशिप के केस में खुद ओनर होता है, पार्टनरशिप के केस में जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें से आप एक को या दो को या तीन को ऑथोराइज सिग्नेटरी ले सकते हो, आपके ऊपर है वो, ठीक है। तो जैसे कि ये प्रोप्राइटर है तो मैं ही मेरे बिजनेस का ऑथोराइज सिग्नेटरी रहने वाला हूं, तो मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर दिया। ध्यान रखना इस ऑप्शन को आपको यस करना है, नहीं तो आगे के पेज को अपन फिल नहीं कर पाएंगे। इसको आपको यस रखना है। यस जैसे ही करूंगा और आगे बढ़ूंगा तो ये हो गया सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू हो गया तो देखो मेरा प्रोफाइल 75% कंप्लीट बता रहा है यहाँ पे, पता नहीं कैसे 75% कंप्लीट बता रहा है। अभी जैसे मैं इधर आ गया ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स डालने, तो अभी यहाँ पे डिटेल्स कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये डिटेल्स आ गए, ऑटोमेटिकली फिल हो गए। मैं इसको एडिट ही नहीं कर सकता, मैं इसको चेंज ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ओनर और मैंने पहले ही ऑप्शन में ऑथोराइज सिग्नेटरी को एनेबल कर दिया था, और यहाँ पे मैंने वापस प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी में ही हूँ, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर दिया है। तो सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज वापस वहां के वहां आ गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अभी प्रूफ ऑफ डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी भी यहाँ पे आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटर हु इज आल्सो एन ऑथोराइज सिग्नेटरी। प्रोप्राइटर जो खुद एक ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसको आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं। लेकिन मान लो वही अगर आप ये प्रोप्राइटर नहीं होते, पार्टनर होते, या मैं किसी और को मैं प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हूं और मैं किसी और को ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना चाहता हूँ, मान लो मेरे बिजनेस का मैनेजर होगा या कोई भी होगा, तो उस टाइम पे ना मुझे एक कंसेंट लेटर बनाना होता है, और उस कंसेंट लेटर में आपको ये बताना होता है कि मैं प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस जो है ये मिस्टर एक्स को, जो भी मिस्टर एक्स वाई जेड, इसको मेरे बिजनेस का ऑथोराइज सिग्नेटरी बोल के अपॉइंट करता हूं, प्लीज डू द नीडफुल। ऐसा एक आपको कंसेंट लेटर ड्राफ्ट करना होता है, उस पर आपको आपका साइन लगा देना होता है, और उसको स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। और ध्यान रखना यहाँ पे देखो बोला है फाइल जो है वो पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है, और इसका मैक्सिमम साइज 1 MB है, इसका मैक्सिमम साइज 1 MB। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में मैंने खुद को ही ऑथोराइज सिग्नेटरी रखा है, तो यहाँ पे अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, मेरा प्रोफाइल 77% कंप्लीट हो गया है, और मैं 4th स्टेप पे हूँ, डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। मेरा कोई दूसरा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना है, बस इसी को सेव एंड कंटिन्यू रख देना, क्योंकि मैं ही ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव और मैं पहले ही मेरी सारी चीजें बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है क्या? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना होगा। अभी मैं पुणे से मेरा बिजनेस करने वाला हूं, तो मैं मेरा पुणे का यहाँ पे कोड डाल देता हूँ 411037। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और आपका बिजनेस एड्रेस अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मेरा पिन कोड सेट कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया है यस। तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, और यहाँ पे ये एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया। मेरे को सिर्फ यहाँ पे सेंटर, हाँ अभी ये जो है ये किसके पास जा रहा है? स्टेट जुरिस्डिक्शन के पास चार्ज जा रहा है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के पास इसका चार्ज जा रहा है। तो आपको इसका आपको इसका सेक्टर, सर्कल, वार्ड, चेंज, चार्ज, यूनिट ये सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा जैसे कोड, मैं बिबुआड़ी में रहता हूँ पुणे में, तो यहाँ पे मेरे को बिबुआड़ी के सारे सेक्टर्स के नाम आ गए हैं। इसमें से कोई तो एक मेरा सेक्टर होने वाला है, इसमें से कोई तो एक मेरा सेक्टर होने वाला है। अभी कौन सा मुझे मालूम नहीं, तो यहाँ पे स्टेट जो करेक्ट जुरिस्डिक्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो ये देखो ये जो सेक्टर, सर्कल, वार्ड, चार्ज, यूनिट लिखा है, इसके बाजू में एक आई का सिंबल है, इस पे आपको क्लिक करना। अच्छा इस पे क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है सिर्फ करेक्ट सिलेक्ट करो। अभी करेक्ट कौन सा होगा तो अपन देखते, एक सेकंड। बीबीआरडी 701 सिलेक्ट करके देखेंगे। इसमें सेंटर जुरिस्डिक्शन देखो पुणे 2, ओके, डिवीजन कात्रज, ओके, और रेंज 1।
अभी ये मेरे को पता है मेरा क्या है इसकी वजह से, नहीं तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे सेंटर जुरिस्डिक्शन के लिए लिंक दी गई है आपको। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा ना तो वो आपको पूछेगा कि आपको इस विंडो को छोड़ के दूसरे विंडो में जाना है क्या। मैं यहाँ पे प्रोसीड कर दूंगा। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, ओके यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करो और नीचे लिंक है उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये देखो ये है सेंटर का तुम्हारा जुरिस्डिक्शन का वेबसाइट जहां पे आपको जुरिस्डिक्शन पता चलेगा। इसमें आपको कहां पे आना है, सर्विसेज में, और सर्विसेज में आओगे ये से देखो सेकंड ऑप्शन है होम का बटन, उसके बाद जीएसटी एक्ट और उसके बाद सर्विसेज। सर्विसेज में आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा नो योर जुरिस्डिक्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, मैं पूरा बता रहा हूं आपको, देखो इतना इन डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये हमारे कोर्स में ऐसा समझ लो कि इतना इन डिटेल पढ़ाया जाने वाला है आपको, उस पे से आप अंदाजा ले सकते हो कि कितना डिटेल में पढ़ाई करने वाले हो आप। जैसे कि हम बोलते हैं कि आप मतलब एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए जरूरी नहीं है कॉमर्स स्टूडेंट्स को सिर्फ सीए करने की जरूरत है, नहीं, आप बिना सीए किए आप सीएटीए का कोर्स करके भी आप आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है आपको। एनीवेज, तो ये लोड होने में टाइम ले रहा है थोड़ा, शायद नेटवर्क इशू होगा या उनका पोर्टल स्लो चल रहा होगा, लेकिन आप इस पे जाओगे ना तो आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद ऑटोमेटिकली आपको वहां पे आ जाएगा कि आपका कौन सा, मतलब कई सारे जुरिस्डिक्शन की लिस्ट आ जाएंगे, उसमें से आपको आपका ढूंढना है और उस वही जुरिस्डिक्शन आपको जीएसटी के पोर्टल पे यहाँ पे आपको लेके आना है। कहाँ गया ये वाला, ठीक है। तो अभी मुझे मेरा पता था तो मैंने मेरा एंटर कर दिया। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यही चाहिए, हाँ, अगर नहीं तो आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, मेरे को यही रखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके बिजनेस का मोबाइल नंबर यही है, हाँ, तो यही रखो, चेंज करना है तो कर सकते हो, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस। अभी जो आपका बिजनेस प्लेस है वो पूछ रहे हैं कि बिजनेस प्लेस कैसी है, मतलब आपकी खुद की है, खुद की है तो आपको वहां पे ओन्ड सिलेक्ट करना होगा, अगर रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट सिलेक्ट करना होगा। अगर मान लो आपके नाम पे, अच्छा जगह आपके नाम पे चाहिए, जगह आपके नाम पे चाहिए, आपके पापा के नाम पे, आपके दादा के नाम पे, आपके मम्मी के नाम पे नहीं चलेगी। अगर उनके नाम पे है तो या तो उनके साथ रेंट एग्रीमेंट बना लो, या तो फिर उनसे एक कंसेंट लेटर ले लो, कि वो कंसेंट लेटर का एक फॉर्मेट होता है, मैं फॉर्मेट, आप मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको फॉर्मेट भी दे दूंगा। फॉर्मेट में ये लिखा होता है कि बॉस में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पापा के नाम पे जगह, तो वहां पे लिखा जाएगा मैं अभय पन्नालाल बर्मेचा मतलब आए अभय पन्नालाल बर्मेचा इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, एंड मैं ये प्रॉपर्टी या ये प्रीमाइसेस पंकज अभय बर्मेचा को उसके बिजनेस पर्पस के लिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस करना चाहे उस बिजनेस के लिए मैं इसको यूज करने का कंसेंट देता हूं। मराठी में हम इसको ना हरकत दाखला बोलते हैं, ना हरकत दाखला, ठीक है। इंग्लिश में अपन इसको कंसेंट लेटर बोलते हैं। एनीवेज जो भी होगा, अच्छा सर, मतलब ये समझ में आ गया कि हमको डॉक्यूमेंट में देखो क्या क्या चाहिए। अभी तक अपने को फोटो लगा, यस, अभी अपने को या तो ओन्ड होगा, अच्छा ओन्ड होगा तो अपने को डॉक्यूमेंट और लगने वाला है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपका रेंटेड होगा तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जिसका नाम है रेंट एग्रीमेंट आपका उसी के साथ होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जिसका नाम है कंसेंट लेटर उसी के थ्रू आना चाहिए, हाँ या ना। और अगर आपकी खुद की जगह, आपके नाम पे जगह है तो फिर ओन लिख देना, और इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपको प्रोवाइड करना ही है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो, तो उसको आपको वहां पे, अच्छा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू आपको कोई भी बिल आया हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया हो, हम मराठी में बोलते हैं घर पट्टी, हाँ या ना, हाँ, तो अगर आपने ये पे किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तो वो रिसीट भी चलेगा, वो रिसीट भी उस पे उस प्रॉपर्टी का एड्रेस होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे प्रॉपर्टी का एड्रेस होता है उसी तरीके से उस प्रॉपर्टी टैक्स के बिल पे भी प्रॉपर्टी का एड्रेस होता है, तो वो भी चलता है। गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जिसपे आपका नाम हो ये चलेगा। तो आते यहाँ पे, जैसे कि मेरा ली मतलब रेंटेड है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेंटेड, और रेंटेड होगा तो मेरे पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होना चाहिए। अभी प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो प्रूफ क्या दे रहा हूं मैं, तो प्रूफ दे रहा हूं मैं रेंट रिसीट विद एनओसी, रेंट रिसीट विद सॉरी, अगर रिसीट होगा तो मेरे पास रिसीट तो नहीं है, रेंट एग्रीमेंट, रेंट ऑब्लिक लीज एग्रीमेंट। और देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आ रहा है, आपके नाम पे अगर है तो इंडेक्स 2 वगैरह होता है ओनरशिप डॉक्यूमेंट वो, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट है, रेंट लीज एग्रीमेंट है, रेंट रिसीट है, तो रेंट रिसीट होगा तो भी चलेगा लेकिन उसके साथ एनओसी लगेगा, ठीक है। तो अभी अपने पास तो एग्रीमेंट है तो मैं एग्रीमेंट ले लेता हूँ। अच्छा एग्रीमेंट लेने के बाद यहाँ पे चूज फाइल, अभी फाइल देखो पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में चलेगा, और उसका मैक्सिमम साइज 1.95 टू 3125 एमबी होना चाहिए, मतलब लगभग लगभग 2 MB, लेकिन 2 MB रहेगा तो सिलेक्ट नहीं करेगा, 2 MB के कम का चाहिए। तो मैं यहाँ पे चूज फाइल कर देता हूँ, मेरे पास है डॉक्यूमेंट 1 मैंने सेव करके रखा है, मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूँ। एक सेकेंड से लोड हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, इसको 30 to 60 सेकेंड्स लग सकते हैं। yes.
जैसे ही मैंने ये अपलोड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, यहाँ पे वापस रेंट एग्रीमेंट नहीं लगाना। इस रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ मैं अभी क्या जोड़ने वाला हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये मैक्सिमम साइज इसका 100 KB। मैक्सिमम साइज इसका क्या है, 100 KB। ध्यान रखो ऊपर का जो 2 MB तक का था, ये सिर्फ 100 KB है। तो जैसे कि मैंने बोला एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इसकी साइज कम रखी। तो मेरे पास ये 100 KB वाला है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और हाँ, आपको ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं सकता, उसके बिना बिल्कुल भी हो नहीं सकता। ये हो गया, यस। तो मैंने यहाँ पे मतलब अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप लिख लो किधर, तो डॉक्यूमेंट्स में मेरे को क्या क्या लगने वाला है, तो प्रोप्राइटर का फोटो लगने वाला है जो 500 KB तक का साइज रखेगा और जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए कंपलसरी। उसके बाद अगर ओन्ड जगह है तो फिर आपके नाम का मतलब जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होगा आपके नाम का वो चाहिए। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए। और अगर किसी आपके रिश्तेदार की है और आप ऐसे ही ले रहे हो जैसे आपके मम्मी पापा भाई के नाम पे है, तो आपको या तो उनके साथ रेंट एग्रीमेंट कर लो या तो कंसेंट लेटर बना लो। ये सारे पीडीएफ फॉर्मेट में लगेंगे और इसका मैक्सिमम साइज 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB के बराबर भी नहीं, 2 MB से कम ही होना चाहिए। ओके। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा लो या तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट लगा लो, कुछ भी लगा लो, उस पर प्रॉपर्टी का एड्रेस और जिसके नाम के साथ एग्रीमेंट या कंसेंट लेटर हुआ है उसका नाम उस इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स पे होना चाहिए। ओके। उसके बाद वो पूछ रहा है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपका बिजनेस एक्टिविटी का क्या नेचर है, तो आप क्या करने वाले हो। यहाँ पे कई सारे लिस्ट है, इसमें से आपको जो आपका बिजनेस जिस चीज का भी होगा आपको वो लेना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रेडर हो, ट्रेडर इन द सेंस क्या, वो शेयर्स वाला ट्रेडर नहीं बॉस, गुड्स, मतलब मैं कोई चीज परचेस करता हूं और उसको बेचता हूं। जैसे फिर कपड़े का व्यापारी हो गया, फुटवेयर का व्यापारी हो गया, है ना, ये सारी चीजें कोई भी अगर इसमें से होगा तो अपने को क्या लेना है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे अपन, रिटेल बिजनेस। मतलब बेसिकली अगर आपका रिटेल बिजनेस है तो आपको रिटेल बिजनेस सिलेक्ट करना है। अगर आपका होलसेल बिजनेस है तो आपको होलसेल बिजनेस सिलेक्ट करना है। कहा गया ये देखो होलसेल बिजनेस। अगर मान लो आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज लिखना होगा। अगर आप रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे तो आपको रेसिपिएंट ऑफ गुड्स। अगर आप एक्सपोर्ट करने वाले हो तो आपको एक्सपोर्ट बोल के सिलेक्ट करना होगा। कई सारे ऑप्शन है। इंपोर्ट करने वाले हो तो इंपोर्ट का ऑप्शन आपको दिया गया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, आपकी फैक्ट्री है, तो आपको यहाँ पे अलग से फैक्ट्री का ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ या ना, हाँ। तो उसी तरीके से कई, तो मेरा तो बॉस सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। मेरा क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं उसके बाद हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो आप इसको इस पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है। तो अभी अपना तो है ही नहीं, अपना तो पुणे में है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू कर। जैसे ही मैं सेव एंड कंटिन्यू पे जाऊंगा तो देखना यहाँ पे प्रोफाइल मेरा कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 94% कंप्लीट हो गया। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेसेस। मेरा एडिशनल प्लेसेस है ही नहीं तो मैं कंटिन्यू कर दूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूं तो यहाँ पे वो पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ गुड्स और कमोडिटीज सप्लाइड बाय द बिजनेस। ये बेसिकली होते हैं HSN कोड जो ट्रेडर के लिए, अगर आप गुड्स खरीद के बेचते हो, अगर आप गुड्स बेचते हो, कोई भी गुड्स बेचते हो, कोई भी चीज बेचते हो, तो आपके लिए HSN कोड एप्लीकेबल होगा। और जो सर्विस प्रोवाइड करता है उनके लिए SAC कोड होता है। उनके लिए क्या होता है, SAC कोड। तो बॉस यहाँ पे देखो गुड्स है और यहाँ पे क्या है, सर्विसेज। वो ये नहीं बोल रहे कि आप जितने गुड्स बोल रहे हो उतने भेज दो, उतने बता दो, नहीं। क्या बोल रहा है, प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज। आप कौन से, आपकी दुकान में जितनी भी चीजें मिलती है उसमें से कोई भी 5 बता दो। अभी वो 5 के ना अपने को यहाँ पे सिर्फ नाम टाइप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं फुटवेयर का व्यापारी हूं तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा फुटवेयर। जैसे ही मैं फुटवेयर डाल देता हूं तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कई सारी चीजें आ गई। इस लिस्ट में से आपको आपका कौन सा बिजनेस है वो सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे सर्विसेज में हो, सर्विसेज में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एजुकेशन के रिलेटेड सर्विसेज है, तो मैं जैसे एजुकेशन टाइप कर देता हूँ, ये आ गया एजुकेशन सर्विसेज। मैं कितने भी डाल सकता हूँ, ऐसे बात समझ में आ रही है। हाँ, तो बेसिकली बोलते हैं कि टॉप 5 दे दो। आपका एक ही है, कोई आप एक ही देना चाहते हो तो एक दो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, अभी मैं यहाँ पे करूंगा सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करता हूं तो मुझे पूछता है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब नेचर ऑफ पोजीशन, आपका बिजनेस प्लेस कैसा है, रेंटेड है, रेंटेड आ गया। नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनिट। तो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी आपने ये किया तो वो बिल किसके नाम का आता है, तो मेरे इसमें तो बॉस MSCB मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का आता है, तो मैंने MSCB। आपका अगर कोई और प्रोवाइडर होगा इलेक्ट्रिसिटी का तो आपका उस पर लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर भी डालना है आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देखोगे उसके ऊपर कंज्यूमर नंबर होता है, वो कंज्यूमर नंबर भी डालना है। तो मैं जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं कुछ भी अभी नंबर डाल रहा हूँ, नंबर डाल दिया मैंने, ये मान लो। ठीक है।
उसके बाद बाकी ये डिटेल्स कंपलसरी नहीं है, रेड मार्क नहीं है यहाँ पे, देखो इन पे रेड मार्क था इसलिए मैंने ये डाल दिया, ये कंपलसरी था। सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो ये सेकंड लास्ट पेज पे आ गया, जो कि आधार ऑथेंटिकेशन का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। अभी देखो मैं ये आपको करके बताऊंगा। यहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स ले लिए इन्होंने, ठीक है। जैसे ही मेरे ये सारे डिटेल्स ले लिए, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो अपने को इसको यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू के बाद वो आपको एक वार्निंग देगा, यू हैव ऑप्टेड यस, प्लीज मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन मोबाइल और ईमेल ऑफ प्रमोटर और पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी आर कंप्लीटेड सो दैट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कंप्लीटेड। तो जैसे मैं इसको ओके कर देता हूं और आगे जाता हूं ना, तो अभी मेरे मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे मेरे को क्लिक करना है, मैसेज आएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू, उस पे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक कर दूं, अभी मैं वो करके बता नहीं सकता क्योंकि वो मोबाइल का प्रोसीजर है, लेकिन आप समझ लो बहुत ईजी है। उस लिंक पे मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया तो एक विंडो आपके सामने ओपन होगा, उसमें वो आपको आपका आधार नंबर डालने को बोलेगा। जैसे आप आपका आधार नंबर डालोगे उसमें और उसको वेरीफाई करोगे, तो आपके आधार के डिटेल्स आपके फोटो के साथ उसमें आ जाएंगे, और नीचे ओटीपी आएगा। ओटीपी का एक ऑप्शन होगा, आपको आपके आधार नंबर पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना, उस पे एक आधार ओटीपी आएगा, वो 6 डिजिट्स का होता है। वो ओटीपी आपको वहां पे एंटर करना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे, आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया, दैट्स इट, इतना सिंपल है। जैसे ही वो हो जाता है, उसके बाद आपको ये वेरिफिकेशन, और ये लास्ट पेज है बच्चों, ये इस पे आ गए, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसमें कुछ नहीं, कंफर्मेशन दिया है कि आई हियर बाय solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। उसके बाद नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो जिसको भी आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया उसका नाम, प्लेस, तो जैसे मैं ये पुणे से कर रहा हूं तो ये पुणे, ठीक है, यस। और यहां पे ना आपको पूछेगा डीएससी के साथ सबमिट करना है या ईवीसी के साथ सबमिट करना है, ईवीसी और डीएससी, सबमिट विद डीएससी या सबमिट विद ईएससी। अभी सर ईवीसी, अभी सर डीएससी क्या होता है, तो डीएससी बच्चों डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है। मैं आपको कभी बताऊंगा, अभी मेरे पास मेरा डीएससी है नहीं, आप उसको, वो एक पेनड्राइव के फॉर्म में आता है। अपन इन डिटेल आगे इसके बारे में भी बात करेंगे कि डीएससी क्या होता है। वो डीएससी आपको आपके कंप्यूटर को अटैच करना होता है, तो वो एक आपका सिग्नेचर का सर्टिफिकेट होता है। जैसे आप आपके कंप्यूटर को अटैच कर दोगे ना, तो वो सर्टिफिकेट आप इधर ऑनलाइन मोड में अटैच कर सकते हो। लेकिन जरूरी है क्या ये हर एक के पास हो? छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, ये डीएससी के लिए खर्चा होता है, कॉस्ट लगता है, तो अपने को ये करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सिंपल सी बात बोली, ईवीसी। ईवीसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ईवीसी। ये बेसिकली आपका ओटीपी है जो आपके मोबाइल पे आएगा। तो जैसे मैं सबमिट विद ईवीसी करता हूं, तो यहाँ पे दिखा आपको, ये आ जाएगा ओटीपी वेरिफिकेशन। आपको आपके मोबाइल पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना। जैसे ही आप ये ओटीपी एंटर कर दोगे और वैलिडेट कर दोगे, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद विद इन 15 मिनट्स आपको आधार ऑथेंटिकेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। और उसके 15 मिनट्स में आपको एक और मैसेज और मेल आएगा, जहां पे आपको बोल दिया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। और आपको एक नंबर दिया जाएगा, ARN नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है उसका फुल फॉर्म, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। आपने ये जो एप्लीकेशन सबमिट किया ना, उसका रेफरेंस नंबर होगा। वो रेफरेंस नंबर आपको आपके मोबाइल में भी आएगा और मेल में भी आएगा, आपको इसको सेव करके रखना है, ठीक है। और ये एक हफ्ते का टाइम लेता है। एक हफ्ते में अगर मान लो डिपार्टमेंट को, आपको ऑफिसर को, आपको अगर कुछ क्वेरी पूछनी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपको क्वेरी पूछ देगा। अगर मान लो कोई क्वेरी नहीं है, तो विद इन वन वीक आपका जीएसटी नंबर या जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही अप्रूव होता है, आपके मेल पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी कि आपने इस डेट पे ये किया था, आपके बिजनेस का नाम ये है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, और आपको एक ये दिया जाएगा, क्या, इनिशियल्स कुछ दिए जाएंगे, जिससे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन करते हो, आप आपका यूजर नेम सेट कर दोगे, उसके हिसाब से पासवर्ड सेट कर दोगे, और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप लॉगिन करके जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। आप आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? यस सर, इतना इजी होता है? हाँ, इतना इजी होता है। मैंने इन डिटेल प्रैक्टिकली हर एक चीज यहाँ पे आपको अपलोड करके बताई है। बेसिकली अपने को कितने डिटेल्स लगे? सिर्फ 3।
जो सबमिट करने थे। एक आपका फोटो, दूसरा अगर आपका खुद का बिजनेस है तो खुद की जगह है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर आपके किसी रिश्तेदार का है आप ऐसे यूज करने ले रहे हो तो कंसेंट लेटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल। ध्यान रखना, रेंट एग्रीमेंट और कंसेंट लेटर ये कंपलसरीली स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, बिना स्टैम्प पेपर का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ स्टैम्प पेपर नहीं, रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होगा तो आपको क्वेरी पूछी नहीं जाएंगी, आपका सीधा अप्रूव हो जाएगा। अगर मान लो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं दिया, अभी ये स्टेट टू स्टेट, ऑफिसर टू ऑफिसर भी डिपेंड करता है। मैंने कई केसेस में ऐसे देखा है कि सिर्फ सादा नोटरी वाला अगर मैंने रजिस्ट्रेशन का ये रेंट एग्रीमेंट सबमिट किया होगा ना तो क्वेरी पूछ दी गई है, फिर मैंने उस पर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट डाल दिया होगा तो फिर वहां पे क्वेरी नहीं आती। अच्छा, कुछ कुछ केसेस में नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट भी अप्रूव हो गया, लेकिन अपने को रिस्क नहीं लेनी है, हम हमारा रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही बनाएंगे। ठीक है, चलो। तो दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको इसके रिलेटेड और कुछ भी क्वेरी होगी तो आप हमारे एपीएल के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर, हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा। आपको बस उस लिंक को ज्वाइन करना है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाओगे और उसके बाद ऐसे ही कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या हम आपको जो ये नॉलेज प्रोवाइड कर रही है आपको सही लगा है तो प्लीज आप हमारे CATA कोर्स को एनरोल कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, सर्टिफाइड अकाउंटेंट एंड टैक्स एनालिस्ट। इसमें हम आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, टैली, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी ज्ञान की बातें आपके साथ करते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं और मात्र 2500 रुपया फीस है इसका। आप एनरोल करिए, आपके जॉब के लिए ये सारे जो स्किल्स हम आपको देने वाले हैं ये सारे बहुत काम आने वाले हैं। और ये जो आप स्किल डेवलप करोगे इसका 100% बेनिफिट आपको आपके जॉब में या जॉब सर्च में होगा, बिल्कुल होगा। चलो देन गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज 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 लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।